हेलो स्टूडेंट्स। अविनाश सर के शर्मा क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आइए, आप देख रहे हैं, आप टॉपिक पे चल रहे थे, कौन सा पार्ट 2 चल रहा था, ये अब आपका होगा पार्ट 3, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने का ये कौन सा वीडियो है? थर्ड वीडियो है। और इसमें मैंने आपको बताया था ये एवरी स्टूडेंट के लिए है। इसमें कोई क्लास निश्चित नहीं है कि 9th क्लास है, 10th क्लास है, फर्स्ट ईयर है, इंटर है, इसमें कोई निश्चित नहीं है। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश की जो भी एग्जाम देते हैं या कंपटीशन के क्षेत्र में है, तो सभी इसको तैयार कर सकते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में छूट नहीं सकता, बच नहीं सकता। तो आइए देखते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। तो ये दिया गया आपका पहला फर्स्ट पॉइंट कि हु आने पर, ये पार्ट 3 आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। पार्ट जो सेकंड एंड फर्स्ट, अगर उसको आपने ना देखा हो तो कृपया सबसे पहले उसको देखें, क्योंकि उसी के बाद में ये पूरी तरह से समझ में आएगा। तो हु आने पर आप याद रखेंगे, कभी भी कोई सेंटेंस में हु आ जाए तो समझ लो सब्जेक्ट का अभाव है। आइए देखते हैं कैसे अभाव होता है। जैसे मैंने पूछा हु टीचेज यू, हु टीचेज यू, आपको कौन पढ़ाता है, अर्थात तुम्हें कौन पढ़ाता है। क्या आपको मालूम है कौन पढ़ाता है? नहीं पता है। तो हु जब भी लग जाए तो समझेंगे आप कि सब्जेक्ट का अभाव है। और जब हु वाले सेंटेंस होते हैं तो सब्जेक्ट का अभाव होता है, और जब अभाव होता है तो हु स्वयं ही सब्जेक्ट बन जाता है। कहने का मतलब ये है आपका, मेरा कहने का मतलब है कि हु आने पर क्या होता है? सब्जेक्ट का अभाव होता है। तो जब सब्जेक्ट का अभाव होता है तो हम पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं कि आपने देखा होगा बाई प्रपोजिशन हम कहाँ लगाते थे? पीछे लगाते थे। यानी जो भी सब्जेक्ट होता था और उसका ऑब्जेक्ट जब बनाते थे तभी हम बाई लगाते थे और वो एजेंट बन जाता था। लेकिन जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो हम पीछे बाई लगा के क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हु का पैसिव वॉइस में हु सब्जेक्ट होता, हुम ऑब्जेक्ट होता है, तो बाई लगा दिया हमने इसी में और सब्जेक्ट इसी को मान लिया, तो बाई हुम यहीं पे लगा देते हैं। बिगिनिंग में यही क्यों लगाया? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं, अगर सब्जेक्ट होता तो पीछे बाई जाता। ठीक है, तो बाई हुम लगा दिया सबसे पहले। अब आप देखेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, जो भी हु वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट तो क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट देख लो तो एक वचन है तो एक वचन की हेल्पिंग वर्ब पहले रखे। अगर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते समय प्लूरल हो तो हम प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब, कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के अनुसार ही ये हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो ध्यान रखें, कोई भी प्रश्नवाचक सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के देखने के बाद ही आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो भी बाद नहीं लगाएंगे। इंटरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। अब एक चीज का और खास ख्याल रखें कि जैसे मान चलो हेल्पिंग वर्ब इज है तो मात्र इज यहां लग जाएगी। अगर इज बीइंग है तो पहले इज लगेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तब बीइंग जाएगा। हैज बीन है तो हैज पहले रहेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगेगा, फिर बीन। कहने मतलब दो शब्द की अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के पहले रहेगी आधी और आधी बाद में रहेगी। इस बात का ख्याल रखें विशेष। अच्छा, तो सबसे पहले वाई हुम लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगाएंगे, और जो भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी इस टेंस में, एक्टिव में तो कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी हो, लेकिन जब पैसे बनाएंगे थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। अदर वर्ड लगा लिया, बाई लगा के पीछे क्यों नहीं? क्योंकि इनमें सब्जेक्ट नहीं पाया जा सकती, एजेंट हम पीछे नहीं लगा सकते। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसमें। तो जैसे आपका एग्जाम्पल ग्रुप में पहला सेंटेंस दिया जा रहा है, हु टीचेज, कौन, टीचेज मीन्स पढ़ाता है, हिम माने उसे, उसे कौन पढ़ाता है। आप देखेंगे तो इसमें हमने देखा कि कौन पढ़ाता है, सब्जेक्ट नहीं मालूम है तो सब्जेक्ट हमने किसको मान लिया? हु को मान लिया। ठीक है, आगे टीचेज हो गया मेन वर्ब, और टीचेज क्रिया के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट पहले बनाना पड़ता है, लेकिन नहीं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आप नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं? वैसे हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा? हु। यहाँ अगर ही लिखा होता, कोई सब्जेक्ट होता तो पीछे ले जाते। तो पीछे ले जाने के लिए यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं, क्वेश्चन वर्ड दिया गया, तो हम क्या करेंगे? रूल को फॉलो करिए। तो जब भी हु लगाओ, हु आने पर, तो हु को क्या करेंगे? हु को बाई हुम में, हु को हम किस में बदल देंगे? बाई हुम। तो यहाँ हम इसको बदल देंगे बाई हुम। बाई हुम हो गया ना। अब कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगाओ, लेकिन ऑब्जेक्ट को देख लो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो। तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? ये है, ये मेन वर्ब है आपकी, सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट कौन है? हिम है। हिम का अगर हम ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट बना तो हिम का क्या बनेगा? हर, ही। और हर होता तो सी, दैम होता तो दे, तो हिम का क्या बनेगा? ही सिंगुलर की प्लूरल, ये सिंगुलर होता है। और जब सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब जो भी आएगी पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो कौन टेंस है? ये तो पहचानना पड़ेगा, प्रेजेंट में टेंस। ऐसे इस लगा प्रेजेंट में टेंस में इज आर एम,
तो हिमका, जब हिमका ही बनेगा तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट लिमिट की क्या आएगी, इज आएगी, आर आएगी, एम आएगी। तो हमें मालूम है कि सिंगुलर है तो क्या आएगी, इज। हो गया। तो बाई हुम लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, किसको देख के लगाई, ऑब्जेक्ट का सब, इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही को देख के इज लगा दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म में याद रखेंगे टी ओ यू नहीं होता है, बच्चे मिस्टेक करते हैं, टी ए यू होता है। बाई की बॉट में बी ओ यू होता है, लेकिन टीच की टॉट में टी ए यू होता है, टॉट। अब लिखा है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड लगाओ, तो अदर वर्ड है कहाँ, इसमें मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है नहीं। अगर अदर वर्ड होता लिख देते तो आपका सेंटेंस यहीं पर समाप्त होता है। तो आंसर आपका क्या हुआ, हु टीचेस हिम, उसे कौन पढ़ाता है, तो बाय हुम किसके द्वारा है, इज ही टॉट, उसे पढ़ाया जाता है। क्लियर हो गया। एक और सेंटेंस के द्वारा समझते हैं, देखते हैं। दिया गया हु इज टीचिंग यू, हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। एक क्वेश्चन और आ गया, हु से सेंटेंस है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, हु जब भी दिखाई पड़े क्या कर दे, बाई हुम। कुछ लोग कहते हैं अब हुम को हुम में बदलो या ना बदलो, अब हु को हु में भी, जैसे बाई हुम है तो बाई हु भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बाई हुम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगानी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के पहले हमें क्या देखना होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ये हो गई मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। यू को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू तो चेंज ही नहीं होता, ना इट चेंज होता, ना यू का, तो यू रहेगा। तो यू तो हमने यहाँ लगा दिया। क्लियर हो गया। लेकिन ये तो क्या बन गया, बाई हुम के बाद क्या लगानी, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। क्यों लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जब बन गया है तो इसी को देखेंगे सिंगुलर के प्लूरल। ये आपका प्लूरल होता है, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लेकिन टेंस तो देखो पहले, इज आर एम के साथ आईएनजी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसी से, कंटीन्यूअस वाले किसी से भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मांगते, बस साथ में बीइंग जुड़ जाता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, बेसिक में अगर देखेंगे आप, टेबल मैंने बनाई थी, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो यू के साथ इज बीइंग लगेगा कि आर बीइंग कि एम बीइंग, आप जानते प्लूरल है तो आर बीइंग एक साथ नहीं लगा सकते क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की है। तो आर लगा देंगे, आर बीइंग एक साथ यहां नहीं लगाएंगे। आर बीइंग क्यों नहीं, मैंने कहा था दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब हो तो आदि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के पहले और उसके बाद, तो यहां लिखेंगे आर, और यू के बाद क्या हो जाएगा, बीइंग। तो आदि हेल्पिंग वर्ब पहले आई, आदि बाद में। क्यों आई, क्योंकि मैंने आपको बताया दो शब्द की हो, तीन शब्द की हेल्पिंग वर्ब हो तो पूरी की पूरी सब्जेक्ट के, भाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही बन गया, इसके पहले पूरी की पूरी लगती। अगर इज बीइंग होता तो इज इधर, बीइंग इधर, आर बीइंग है तो आर इधर, हैज बीन होता तो हैज इधर, है और बीन उधर होता। कहने का मतलब इसको आप समझना होगा। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट भी लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब भी लगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट। और कोई अदर वर्ड इसमें है नहीं तो आपका सेंटेंस यहीं पर एंड हो जाएगा। अगर लिखा हु इज टीचिंग यू हिंदी, हिंदी लिखा होता तो अदर वर्ड होते, तो टॉट के बाद हम अदर वर्ड भी लगा देते। तो आप अच्छे से इनको समझें, स्ट्रक्चर को देखें और समझें। नहीं समझ में एक बार और रिवर्स करें वीडियो को और पुनः देखें, आपको 100% समझ। इसके बाद आप हु वाले सेंटेंसेज को सॉल्व करें, और आशा करता हूं कि आपको दो ही तरीकों में पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु का इंपॉर्टेंट होता है, हु के साथ साथ एक और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हाई स्कूल इंटर में पूछा है, इसमें व्हाट लगा होता है। क्या लगा होता है, व्हाट। तो व्हाट वाला नियम देखते हैं। हु वाले में किसका अभाव होता है, मैंने बताया सब्जेक्ट का अभाव होता है, लेकिन व्हाट वाले में किसका अभाव होगा, अगर व्हाट से स्टार्ट हो जाए सेंटेंस, उसमें किसका अभाव होगा, उसमें ऑब्जेक्ट का अभाव होता है। तो ध्यान रखेंगे, व्हाट वाले में किसका अभाव होता है, हु वाले में सब्जेक्ट का अभाव होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। तो व्हाट वाले में काय का अभाव होगा, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। तो व्हाट आने पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का अभाव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो वो सब्जेक्ट कैसे बनेगा। क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। सबसे पहले जैसा व्हाट लिखा है वैसे ही लिखता है। अब स्टूडेंट सोचता है कि सर हु में आपने बाई लगा दिया था, व्हाट में क्यों लगाया, हु में कर्ता की जरूरत थी तो कर्ता हमने हु को मान लिया, बाई लगा दिया। ठीक है, हु में जब सब्जेक्ट नहीं होता तो बाई लगा। भाई यहाँ पर तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट जब है तो सब्जेक्ट पीछे जाएगा, उसमें बाई लग जाएगा, तो इसमें बाई नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले व्हाट लगाएंगे, व्हाट के बाद क्या लिख देंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब। हो गया ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद सदैव क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो भी अदर वर्ड होंगे उनको लिख दिया जाएगा,
और इनमें सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो सब्जेक्ट है तो बाई लगा के उस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या बना देंगे, और इंटरोगेशन, जो मार्क ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इसमें लगेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है इसलिए बाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन हु वाले में सब्जेक्ट नहीं था इसलिए बाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में नहीं बना था, बल्कि बाई पहले लग गया था। क्लियर हो गया? तो देखते हैं सेंटेंस के जरिए समझते हैं। इसे लिखा व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। तो प्रश्नवाचक शब्द हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब, हो गई ना। इसमें मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मैंने कहा था व्हाट वाले में ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता है। जब ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता तो क्या करेंगे, जो व्हाट जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे, व्हाट। अब देखते हैं डू लगा है, डज और डू हेल्पिंग वर्ब किसमें होती है, प्रेजेंट में टेंस हमेशा किससे मांगेंगे, डेफिनेट वाले। कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से इज आर एम मांगेगा। इज आर एम जब मांगेगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज लगाएं कि आर लगाएं कि एम लगाएं, ये हमें कंफर्म नहीं है, इज होगा कि आर होगा कि एम, ये हम किस पे कंफर्म करेंगे, व्हाट लगा दें। और हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आएगा, कौन आएगा, फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे बात फंसती है, मेन वर्ब कौन है, डू है, डू की क्या हो गई थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं डन। अब व्हाट के बाद डन आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब एक ही तो आएगी, इजारम तीनों थोड़ी आएगी, व्हाट लगाएंगे इजारम में से कोई आएगी। फिर अगर यहाँ पर क्या होता यहाँ पर अगर सब्जेक्ट होता, अब सब्जेक्ट यहाँ क्यों नहीं आया जरा सोचें, क्योंकि व्हाट वाले में ऑब्जेक्ट जब है नहीं तो हम सब्जेक्ट कैसे बनाएं, ऑब्जेक्ट है क्या। अगर इसमें ऑब्जेक्ट दिया जाता तो ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते और सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब लगा लेते। तो सब्जेक्ट तो है नहीं तो हेल्पिंग वर्ब किसको देख के लगाएं। जब यहाँ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है तो वो एक वचन है तो एक वचन की, और वो अगर बहुवचन तो बहुवचन, लेकिन यहाँ है ही नहीं है ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन पाए, तो हम व्हाट को ही देखेंगे। जितने भी प्रोनाउन होते हैं सब कितने वचन होते हैं, एक वचन। तो एक वचन के कारण हम क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एज। और ये फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लग गई। तो व्हाट वाले में हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है, व्हाट के अनुसार लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट होता तो उसके अनुसार लगाते। तो व्हाट वाले में यहाँ सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट का अभाव है, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है, तो हम कैसे सब्जेक्ट बना सकते हैं। इसलिए व्हाट को देख के ध्यान रखना है चीज को। हु वाले में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, उसी को देख के हेल्पिंग वर्ब लगती है। लेकिन व्हाट वाले में होता ही नहीं ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना, इसलिए व्हाट को ही देख के आप हेल्पिंग वर्ब करेंगे। तो व्हाट के हिसाब से मैंने क्या लगाया, एक वचन मान लिया, इज लगा दिया। अब कह रहा है व्हाट लग गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। अब मेन वर्ब की क्या हो जाएगी, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। अब कह रहा अदर वर्ड है ही नहीं मेन वर्ब को अदर, तो क्या लगा देंगे, बाई लगाओ। बाई लगाने के बाद कह रहा सब्जेक्ट का, इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रवाह शब्द है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को बाई लगा के पीछे ले जाएं तो सब्जेक्ट को चाहे जहां ले जाओ, यू को, यू और इट को, ये चेंज नहीं होते हैं। तो क्या हो गया, बाई। देखें व्हाट इज डन बाई यू, व्हाट इज डन बाई यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और सेंटेंस बहुत बार पूछा गया है, जैसे दिया गया व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ये दिया गया आपका। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग। तो एक सेंटेंस आपका ये था, ये तो स्ट्रक्चर आपका तैयार है। सेकंड सेंटेंस आपका ये देखते हैं, व्हाट आ गया, फिर तो हम क्या करेंगे, व्हाट को सीधा सीधा लिख लेंगे। हु वाले में क्या करते थे, बाई हुम करके लिखते, लेकिन उसमें बाई नहीं लगा, क्योंकि बाई लगाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट है, उसको पीछे ले जाएंगे। ठीक है, व्हाट लगा लिया। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब ले लिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस खुद आ गया, इज आर एम आई एन जी, तो कॉन्टिन्यूस में बीइंग जुड़ जाता है, किसी से हेल्पिंग वर्ब लेता नहीं, तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। अब हम व्हाट के हिसाब से अगर लगाएं तो क्या लगेगा बताओ, इज बीइंग लगेगा कि आर बीइंग। व्हाट एक वचन है तो इज बीइंग पूरा लगेगा ना, इज बीइंग लगा दिया ना। अब इज बीइंग तो हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, फूल क्या कर रहा है, व्हाट लगाओ, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा, मेन वर्ब की थर्ड, मेन वर्ब कौन है, डू की थर्ड फॉर्म, डन। डन हो गया। अब क्या करेंगे, लिखा अदर वर्ड है क्या, मेन वर्ब के बाद है ही नहीं है, तो बाई लगा के सब्जेक्ट, अब बाई लगा देंगे, सब्जेक्ट यू का यू हो जाएगा। तो इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लें, जब भी आते हैं तो इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि सर जी आपने हु वाले में बताया था कि बीइंग जब दो शब्द हो तो बीच में क्या घुस जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो बताओ बिल्कुल सही बात है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन व्हाट वाले में ऑब्जेक्ट है कहाँ जो एज और बीइंग के बीच डाल दें हम। आपको समझ रहे हैं आप,
कि जब ऑब्जेक्ट है नहीं है व्हाट वाले वाक्य में, तो उसको हम सब्जेक्ट कैसे बनाएं। अगर सब्जेक्ट बन जाता तो सब्जेक्ट ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम व्हाट के हिसाब से क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट बन नहीं पाएगा, क्योंकि व्हाट के पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और हु वाले में ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ रहे हैं? तो हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता और व्हाट वाले में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये बात है, आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें, दिमाग में डाल लें, अन्यथा आप गलत कर लेंगे। आप इनको प्रैक्टिस करें, जितने भी सेंटेंस व्हाट वाले या हु वाले दिए जाए आप उनको बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि उनमें से एक अवश्य पूछा जाता है। आगे देखते हैं, ये दोनों हो गए आपके। अब आगे देखते हैं और इंपॉर्टेंट कौन है। अगर आपका देखेंगे, अगर आपका आ जाए विल, आ रहा है सेल, मॉडल यानी कहने का मतलब मॉडल, विल सेल आ जाए, विल सेल कैन मे, ये मॉडल है सब आपके। एक्टिव वॉइस में अगर ये आ रहा है तो विल का क्या होता है, एक वुड होता है, ये भी तो मॉडल है। सेल का क्या होता है, एक शुड होता है, ये भी तो मॉडल है, ये मॉडल है भाई। एक कैन का क्या होता है, कुड होता है, COULD। मे का क्या होता है, माइट। 8 हो गए होंगे MIGST, जबकि सब मिला के कितने होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10। एक होता है आपका मस्ट, एक आपका होता है ऑट टू। क्या होता है, ऑट टू। आपकी मॉडल कितनी होती है, 10। ये मॉडल आप, ये मॉडल्स बोलते हैं इनको। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब भी हेल्पिंग वर्ब हो या एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस जब भी हम इनका बनाएं तो ये हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगे, मात्र इनके साथ क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा। कहने का मतलब विल अगर है तो विल भी हो जाएगा, सेल है तो सेल भी हो जाएगा, कैन है तो कैन भी हो जाएगा। किसमें, पैसिव वॉइस बनाते समय। मे है तो मे बी, वुड है तो वुड बी, शुड है तो शुड बी, कुड है तो कुड बी, माइट है तो माइट बी, मस्ट है तो मस्ट बी, और ऑट टू है तो ऑट टू। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है। लेकिन एक्टिव पैसिव में ऐसा नहीं होता है, विल को वुड में नहीं आप बदल सकते, सिर्फ बी जोड़ सकते हैं, टेंस नहीं बदल सकते। बच्चे यहां पर मिस्टेक कर जाते हैं, विल है तो वुड नहीं होगा, विल बी। सेल है तो शुड नहीं होगा, सेल बी। मात्र हमें क्या ऐड करना, बी को ऐड करना। देखते हैं सैंपल सेंटेंस के जरिए हम समझते हैं अच्छे से। जैसे लिखा है ही विल ईट फूड, ही विल ईट फूड, वह भोजन करेगा। कब करेगा, हमने लिखा नहीं टाइम, आप ऐसे समझ लें। सब्जेक्ट, मॉडल, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो फूड रहेगा, नाउन है इसलिए चयन नहीं होगा, ठीक है। फूड लिख दिया, कोई दिक्कत। बिल है तो बिल का क्या वुड कर दें, जो वुड कर देंगे गलत हो जाएगा, बिल के साथ क्या लगा देंगे, बिल है तो बिल के साथ मात्र आप क्या ऐड कर देंगे, देखो बी ऐड कर दिया पैसिव वर्ब। ईट की थर्ड फॉर्म आप जैसे बनाते थे ईटन, और ही है पीछे एजेंट बन गया बाई हिम, तो कौन सी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो फूड विल बी ईटन बाई हिम, अगर विल बी की जगह हमने कर दिया वुड, क्या कर दिया, वुड बी, तो आपका हो जाएगा रॉन्ग, बिल्कुल गलत हो जाएगा। डायरेक्ट में बिल का वुड होता है, पैसिव वॉइस में नहीं होता है। जैसी मॉडल होती वैसी रहती है, मात्र बी को ऐड कर दिया जाता है। इस बात को आप समझ लें। अब सपोज दैट यहाँ एक कभी कभी ऐसे सेंटेंस दे दिया है, एक तो ये हो गया आपका, आप अच्छे से देख रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद कभी कभी इस प्रकार घुमा दिया जाता है थोड़ा, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे लिखा है आई शैल प्ले फ्लूट, मैं बांसुरी बजाऊंगा, फ्लूट, ठीक है, मैं बांसुरी बजाऊंगा, कल बजाऊंगा, परसों, उससे मतलब नहीं। सब्जेक्ट, मॉडल, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, फ्लूट का मतलब बांसुरी है तो एक ही बांसुरी है, फ्लूट, FLUT, मैं बांसुरी बजाऊंगा तो क्या करेंगे, आप फ्लूट माना बांसुरी, FLUTE। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि सेल है तो सेल भी लगा दो, यही मिस्टेक हो जाएगी। क्यों मिस्टेक हो जाएगी, आपको अच्छे से मालूम है कि सेल कब तक चलेगा, सेल कब तक चलता है। शायद आप लोगों ने टेंस अगर पढ़े तो आप समझ रहे होंगे। सेल का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब यहाँ पर क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, आई या वी अगर है तभी हम सेल को रख सकते हैं। आई वी, तो यहाँ आई मिला इसलिए सेल है, यहाँ आई तो मिला नहीं ना वी मिला जो हम सेल लगाएं। यहाँ आप फ्लूट मिला, फर्स्ट पर्सन के अलावा कोई भी मिलेगा तो सेल नहीं बल्कि हम क्या लगाएंगे, विल। क्या लगाएंगे,
बिल, यहाँ बच्चे मिस्टेक। और अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होता तो सेल का सेल उतार देते, लेकिन यहाँ सेकंड और थर्ड पर्सन अगर कोई अर्थ बिल लगाएंगे बाद में भी जोड़ेंगे तो यहाँ बच्चों से मिस्टेक होती है। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, क्या हो जाएगी, प्लेड। और बाई लगा के जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आई है सब्जेक्ट, बाई लगा के प्रोनाउन है चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, मी। तो आंसर क्या होगा, आई शैल प्ले अ फ्लूट, मैं बांसुरी बजाऊंगा तो अ फ्लूट विल बी प्लेड बाई, मेरे द्वारा एक बांसुरी बजाई जाएगी। तो आपने देखा यहाँ शैल था और यहाँ बिल के साथ भी जुड़ा, जबकि शैल भी जुड़ना चाहिए, लेकिन क्यों जुड़ा आप समझ रहे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन तब तक शैल रहेगा, फर्स्ट पर्सन अगर हट गया तुरंत बिल हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखें, ऐसा और कहीं नहीं है मॉडल में, बस बिल और शैल में ऐसा होता है, पर्सन पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे अगर यहाँ पे मान चलो यहाँ शुड आ जाए तो यहाँ शुड भी हो जाएगा, कुड है तो कुड भी हो जाएगा, वुड है तो वुड भी हो जाएगा, कैन है यहाँ पे तो कैन भी हो जाएगा। तो कैन मतलब मात्र में भी जोड़ना है, तो आप अच्छे से इसको समझें और जो अन्य सेंटेंस उनको करें। मैं चाहता तो 8-10 सेंटेंस और करवा देता, लेकिन आपकी जो एग्जाम है बहुत ही करीब है आपके, तो इसलिए मैं एक एक दो दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि और भी कुछ बताना है मुझे। आगे देखते हैं, ये तो मॉडल थे, मॉडल कितनी होती है, 10। कभी कभी आपने देखा होगा इन्फिनेटिव भी आ जाते हैं, जैसे कि इज टू आर टू एम टू, इज टू आर टू एम टू, इज आर एम तो आपने देखा है, लेकिन इज टू आर टू एम टू भी होता है इन्फिनेटिव का यूज, इज टू आर टू एम टू। और कभी कभी देखा होगा आपने वॉज टू आ जाता है, वर टू आ जाता है एक्टिव में, और कभी आता है हैज टू, और कभी हो जाता है हैव टू, पढ़ता है पढ़ती है, सेंटेंस आपने देखे होंगे है ना। और पास्ट में पढ़ता था पढ़ती थी तो हैड टू। और कभी कभी आता है विल हैव टू, शैल हैव टू, विल हैव टू पढ़ेगा पढ़ेगी, विल हैव टू आता है और शैल हैव टू। यानी मतलब आपने देखा सब में टू लगा है, क्या लगा है, टू, अर्थात टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अर्थात ये इन्फिनेटिव है, टू क्या है। अगर आपके एक्टिव वॉइस में या इज टू आर टू एम टू, वॉज टू वर टू, कहने मतलब सबके साथ अगर टू लगा है तब भी आप जब पैसिव बनाएंगे तो इनको परिवर्तित नहीं करेंगे, बल्कि हमें क्या लगाना होगा, बी ऐड करना होगा। जैसे मॉडल में हम बी जोड़ देते हैं, इसी प्रकार इनके साथ भी पैसिव बनाते समय में बी जोड़ना होगा। जैसे लिखा है ही हैज टू कंप्लीट, उसे पूरा करना पड़ता है, कंप्लीट हिज वर्क, उसे अपना वर्क पूरा करना पड़ता है, हिज वर्क माना अपना कार्य, मजबूरी है उसकी कार्य पूरा करने की। ही हैज टू कंप्लीट हिज वर्क। अब ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, कंप्लीट हो गई मेन वर्ब, और हिज वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हिज वर्क हम सबसे पहले लाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क, हिज वर्क, ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया सब्जेक्ट। ठीक है, अब हैज टू है तो एक वचन ही था तो हैज टू था, ये भी एक वचन हिज वर्क है तो हैज ही टू आएगा। अगर ये हिज वर्क बहुवचन हो जाता तो हैज टू नहीं आता, हैव टू, क्योंकि हैज टू और हैव टू का जोड़ा है। तो एक ही वचन है, सिंगुलर है, तो क्या लगा देंगे, हैज टू लगा दिया, और साथ में हमने क्या लगा देंगे, बी ऐड करना, क्योंकि पैसिव वॉइस में, तो क्या हो गया बी। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड, COMPLETED, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही लगनी है पैसिव, कंप्लीटेड कर दिया और बाई लगा दिया। जो सब्जेक्ट है ही क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। तो आंसर क्या हुआ, हिज वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाय हिम। क्लियर हो गया। लेकिन कभी कभी हैज टू, हैव टू, इज आर, मतलब हैज टू हो चाहे इज टू हो चाहे आर टू, कहने मतलब यहाँ जो भी है क्या करना, उसके साथ में बी लगाना। लेकिन लेकिन लेकिन